सबसे पहले जो ये इन लोगों का कॉन्सेप्ट है, किसी भी राजनीतिक दल का गठबंधन का नाम इंडिया रख देना। आप बताइए कि आपने गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया और सरेआम बाजार में उसको दांव पे लगा दिया, जीत हार के दांव पे लगा दिया। कितनी शर्म की बात है कि इंडिया को उन्होंने सरेआम दांव पे बाजार में लगा दिया, जीत हार के दांव पे लगा दिया। तो सोचने की विषय वस्तु ये है कि इनकी सोच कहाँ जा रही है। इंडिया को वो बेचना चाह रहे हैं कि या देश को बेचना चाह रहे हैं, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। अब भाई आपने दांव पे लगा दिया, आपने गठबंधन के नाम को, इंडिया के नाम को आपने दांव पे, जीत हार के दांव पे लगा दिया आपने बाजार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष आनंद, जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आइए उनसे बात करते हैं इस वक्त के सबसे ज्वलनशील मुद्दे पे कि पशुपति पारस जो है वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पशुपति पारस जी चुनाव लड़ेंगे। आप जानते हैं कि वो लोकसभा का चुनाव पिछले बार 2019 में भी हाजीपुर से लड़े थे और आज भारत सरकार में वो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, तो निश्चित रूप से वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। चिराग पासवान अपनी दावेदारी कर रहे हैं कि लड़ेंगे तो हाजीपुर से ही लड़ेंगे, क्या बोलेंगे उस पर? देखिए, अब ये पुरानी बात हो चुकी है। जब वो एनडीए में नहीं थे तो वो अपनी ये बात रखते थे। अब वो एनडीए के हिस्से घटक दल हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि ये अब जल्दीबाजी होगी, क्योंकि ये सीट का फैसला जो होता है वो आपस में बैठ के होता है। चुनाव जब नज़दीक आती है तो हर सीट पे ये फैसला होता है, लेकिन ये दावेदारी निश्चित तौर पे जो सीटिंग होते हैं उन्हीं को वो मिलता है ये सीट। इस हिसाब से पारस जी ही चुनाव लड़ेंगे वहाँ से। मनीष जी, जनाधार की बात की जाए तो हाल ही में मोकामा में उपचुनाव हुआ, गोपालगंज में चिराग पासवान को देखा गया था किस तरीके से वो एक क्राउड पुलर निकल करके जनाधार को लेकर के दिखे थे। तो उस समय में आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अपने पिता के सीट से वही लड़ने की दावेदारी पेश करेंगे? देखिए, पिता की सीट तो माननीय रामविलास पासवान जी के हम लोग अनुयायी हैं। शोषितों और वंचितों की लड़ाई वो लड़ते रहे हैं, उन्हीं के अंग हम लोग भी हैं। पशुपति पारस जी भी उनके भाई हैं और चिराग जी तो उनके उत्तराधिकारी हैं, पैतृक उत्तराधिकारी हैं। लेकिन जो संस्कार की बात है और जो राजनीतिक बात जो हम लोग करते हैं, तो पूरे भारतवर्ष में हमारा संगठन है और उस संगठन के हिसाब से हम लोग तैयारी करते हैं। रही बात जब हम लोग बिहार की बात करें, तो बिहार में ऑलरेडी चिराग पासवान जी जमुई से 2 बार चुनाव लड़े हैं और 2 बार वो जीते हैं। तो निश्चित रूप से सिटिंग सीट पे वो भी चुनाव जमुई से ही लड़ेंगे। मुझे ये ऐसा लगता है कि आगे चलकर वो जमुई से ही लड़ेंगे। अभी वो जब एनडीए में नहीं थे, वो अपनी सारी सीटों पे तैयारी कर रहे थे, इसलिए अपनी वो बात रख रहे थे लोगों के बीच। आपसे मनीष जी सबसे बड़ा सवाल होगा कि 24 लोकसभा के बाद बैक टू बैक इलेक्शन है, 25 विधानसभा भी है बिहार में। चिराग पासवान और पशुपति पारस की क्या क्या भूमिका होगी 25 के विधानसभा चुनाव में? अच्छा प्रश्न है आपका ये। चूँकि अभी जो आप देख रहे हैं कि बिहार की जो स्थिति है उसमें निश्चित तौर पे जो परिस्थिति बन रही है, तो सरकार तो बदलेगा, ये तय है। उसमें चाहे चिराग पासवान लोक जनशक्ति रामविलास पासवान पार्टी की बात हो या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस जी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जहां हम लोग नित्य कार्य कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच उनके उत्थान के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप में एक ऐसी सरकार बनेगी 2025 में जो जनता की सरकार होगी। उसमें अहम रोल हम लोगों का होगा, क्योंकि संगठन में हम लोग काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जो लोग वंचित रह गए हैं। तो वंचितों को अभी जो हमारा सरकार है भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हम लोग केंद्र में सरकार चला रहे हैं, अंत्योदय की बात करते हैं, मतलब अंतिम व्यक्ति भी वो छूट ना सके, अंतिम व्यक्ति भी जो छूट ना सके, तो वहाँ हम लोग काम कर रहे हैं। इस अंतिम व्यक्ति की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इसलिए आने वाला 2025 के चुनाव में हम लोग निश्चित तौर पे संगठित होकर लड़ेंगे और एक नई सरकार बनेंगे जो जनता की सरकार होगी। देखिए, आपने बात किया शोषितों वंचितों की, तो जिस तरह आप लोग शोषितों वंचितों पे काम कर, उसी तरह चिराग पासवान भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन से जा रहे हैं और उनके विजन की कहीं ना कहीं लोग सराहना करते हुए नजर भी आ रहे हैं। युवा हैं और लोग युवाओं को आजकल देखना चाहते हैं राजनीति में, तो कहाँ लगता है पशुपति पारस खड़े रहेंगे? नहीं, देखिए, एक पार्टी किसी व्यक्ति विशेष से चलती नहीं है। पहली बात तो आप जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी पार्टी जो होता है व्यक्ति विशेष से नहीं चलता है। निश्चित रूप से उस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, युवा है। हमारे यहाँ भी अगर आप पार्टी के देखेंगे, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में देखेंगे, तो कई ऐसे साथी हैं। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है प्रिंस राज, युवा है, उसी परिवार से आते हैं, वही संस्कार है रामविलास जी का, स्वर्गीय रामविलास जी का संस्कार है उनके अंदर।
तो आप देख रहे हैं कि जो काम हम लोग कर रहे हैं शोषित वंचितों के बीच में, लोगों का जो अपना एक झुकाव है, जो कनेक्ट कर सकता है, शोषित वंचितों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो प्रिंस राज जी हमारे एक आइकन, यूथ आइकन के रूप में भी हैं, जो हमारे लिए, हम संगठन के लिए काम कर रहे हैं, और हम सब युवा साथी मिलकर के संगठन के लिए काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर हमारे संगठन और हमारी जो स्थिति है, जो भागीदारी है, वो अच्छी स्थिति में है। इसलिए सरकार भी चाहती है, केंद्र भी चाहती है कि हम लोग अलायंस में थे और अलायंस में रहे और साथ मिलकर चुनाव लड़े आगे बढ़े। बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल का। अभी तक विस्तार नहीं हुआ है। चिराग पासवान को कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। पशुपति पारस अपना मंत्री पद बचा पाएंगे? हास्यास्पद ये प्रश्न है आपका। वो अभी फिलहाल आप देख रहे हैं, ऑलरेडी केंद्र में मंत्री हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। पूरे भारत में उनका फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय है, उस पर वो काम कर रहे हैं। तो ये प्रश्न ही हास्यास्पद है कि वो केंद्रीय मंत्री रहेंगे कि नहीं। वो जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री, उस पर चर्चा क्या करना, वो ऑलरेडी केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है चिराग पासवान के पास जनाधार है, इसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। आप ही की बात की जाए, मैंने अभी आपको उदाहरण भी दिया, मोकामा में, गोपालगंज में जब उपचुनाव हुए तो चिराग पासवान किस तरीके से क्राउड पुलर उभर करके निकल के, नरेंद्र मोदी खुद गले लगा रहे हैं जिसको। आखिरकार हनुमान जो है वो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस है। निश्चित तौर पे महत्व है। आप जब घटक हो गए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के घटक हो गए, तो सब लोग बराबर हैं, सबका विशेष अधिकार है, सबको स्नेह देते हैं प्रधानमंत्री जी। हमारे चिराग जी को भी उन्होंने अगर स्नेह दिया है तो स्वागत की बात है, ये तो अच्छी बात है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि अगर चाचा मेरे साथ मिल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आखिरकार चाचा मिलते क्यों नहीं है चिराग पासवान से? मंत्री पद का लालच है? मंत्री पद का लालच क्या बात है, वो तो मंत्री है ऑलरेडी। तो लालच वही तो लालच है, इसका मतलब मिल नहीं रहे हैं कहीं ना कहीं। नहीं, देखिए आप देखिए जो आप परिस्थिति की बात कर रहे हैं, पशुपति पारस जी केंद्र में मंत्रिमंडल में है ऑलरेडी। संगठन उनका ऑलरेडी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। पूरे पंचायत स्तर से गांव स्तर पे, बूथ स्तर पे हमारा संगठन काम कर रहा है। तो फिर अब इस तरह का प्रश्न हमको लगता है कि बेईमानी है। और जहाँ तक रही साथ की बात है, तो अब तो ये प्रश्न ही खत्म हो चुका है। एनडीए के चिराग पासवान भी घटक है और हम लोग भी एनडीए के घटक हैं। हम लोग साथ चुनाव लड़ेंगे साथ। भाई जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन एक राष्ट्र सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं और हम लोग उनका साथ दे रहे हैं, बस यही है। और इसमें कोई विशेष तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पशुपति पारस जो है, कहीं ना कहीं आसार है कि आप लोगों को 4 से 5 सीटें दी जा सकती हैं। तो किन किन सीटों पर? और सबसे बड़ी बात की जाए इस समय, तो चिराग पासवान साक्षात्कार में बराबर कहते हैं कि जो तमाम 3 सांसद हैं, अगर प्रिंस पासवान को छोड़ दिया जाए और पारस को खुद छोड़ दिया जाए, पारस जी को, तो 3 सांसद जो है वो उनके संपर्क में है। तो क्या आप लोगों की पार्टी कभी भी टूट सकती है? मेरे ख्याल से ये प्रश्न आप जो कर रहे हैं पार्टी टूटने की, सीट हमेशा जो गठबंधन में बात होती है या गठबंधन में हम लोग हैं, वर्तमान में भी हैं, भूत में भी थे। और आदरणीय रामविलास जी स्वर्गीय हमारे जो अभिभावक रहे हैं, जिन्होंने पार्टी की स्थापना की, उनका अपना एक वचन था। उन्होंने कहा था कि मरते दम तक मैं एनडीए के साथ रहूँगा। पशुपति पारस जी उसी वचन का वो पालन कर रहे हैं। उस वचन के साथ वो अभी तक अडिग हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कई लोग अलग हो गए, लेकिन कहते हैं कि राम का भाई छोटा भाई लक्ष्मण अपने बड़े भाई के अगर पद चिन्ह पे चलता है तो इससे बड़े संस्कार की बात नहीं हो सकती है। और जो वचन उनके बड़े भाई रामविलास पासवान जी ने जो दिया था, उस वचन को वो निभा रहे हैं पशुपति पारस जी। तो सबसे बड़ी बात है कि जनता भी देख रही है, जनता सब समझती है किनके साथ जनता जाती है, जनता को सब कुछ पता है। जनता तो दिख ही रही है किसके साथ जा रही है। ये तो चुनाव तय करता है भैया, ये हम और आप थोड़ी तय करते हैं। हर चुनाव में देखते हैं रिजल्ट। हम लोग चुनाव लड़े हैं, अभी आप देखे होंगे हाजीपुर से हमने एक एमएलसी का चुनाव लड़ा, हमारा रिजल्ट आया, हम 100% चुनाव में विजय होकर निकले। तो ये तो जीत तय करती है कि जनता किसके साथ है। और ऐसे अभी बेईमानी है ये सब बात, चूँकि हम लोग अब साथ आ चुके हैं, तो हम लोग साथ मिल करके नरेंद्र मोदी की सरकार को, आने वाले एनडीए के गठबंधन को मजबूती के रूप से हम लोग कार्य करेंगे और सब हम लोग साथ मिल के काम करेंगे। जो मीटिंग हुई है हाल ही में, उसमें कितने सीट आप लोगों को भाजपा जो है देने जा रही है? मेरे ख्याल से ये प्रश्न अभी अधूरा है। अभी आप ये प्रश्न जो कर रहे हैं अभी उपयुक्त समय नहीं है, परंतु ये एक परंपरा रही है, शुरू से राजनीति की एक परंपरा रही है। जो सीट
सिटिंग की बात होती है, जो सिटिंग सीट जिसके साथ होता है वो सिटिंग सीट उन्हीं के साथ होता है। ये परंपरा है सिटिंग और गेटिंग, मतलब कि आप जिस सीट पे आप चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, वो सीट आप ही का होता है। उस आधार से हम लोग जितने सीट 5 MP एक साथ हैं, हम लोग यूनाइटेड हैं, हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ हम लोग मजबूत कर रहे हैं, हम लोग साथ हैं, साथ चुनाव लड़ेंगे, इतनी सीट चाहिए। भाजपा की जितने भी चाल होते हैं, सर्वे होते हैं, ये भाजपा बड़ी गंभीरता से सब चुनाव पर पकड़ रखती है। जहां आप लोगों को 4-5 सीट देने की बात हो रही है, वहीं चिराग पासवान को 6 सीट देने की बात हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि इस स्थिति में आप कहते हैं कि दिखता कुछ और है और जीतता कोई और है, तो इसमें क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब वो भारतीय जनता पार्टी यानी NDA के गठबंधन में है वो। अब वो उनका सामंजस्य कितने सीटों पर बैठ पाती है, ये आने वाले समय में ये तय होगा। अभी अगर हम बात करें 6 सीट, 10 सीट, 15 सीट, तो मुझे लगता है कि ऑफ द रिकॉर्ड बात है, ये कोई ऑफिशियल बात नहीं है। ये कोई ऑफिशियल बात नहीं है कि चिराग पासवान जी ने ऐसा कहा होगा, वैसा कहा होगा। ठीक है, ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें होती है, चर्चाएं चलती है, ऐसी बात हुई होगी, लेकिन ये आने वाला समय ही तय करेगा कि कौन कितने सीट पर लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा। मनीष जी, सवाल होगा कि इंडिया वर्सेस NDA। इंडिया की बात की जाए तो तकरीबन 26 दल हैं और सभी के सभी दल के जो चेहरे हैं वो दिग्गज हैं। उसी के साथ साथ NDA की बात की जाए तो 38 दल तो हैं, लेकिन दिग्गज चेहरा बस एक ही है, मोदी जी। तो क्या लगता है आपको, कौन जीतेगा? देखिए, सबसे पहले जो ये इन लोगों का कॉन्सेप्ट है, किसी भी राजनीतिक दल का गठबंधन का नाम इंडिया रख देना। आप बताइए कि आपने गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया और सरेआम बाजार में उसको दांव पे लगा दिया, जीत हार के दांव पे लगा दिया। कितनी शर्म की बात है कि इंडिया को उन्होंने सरेआम दांव पे बाजार में लगा दिया, जीत हार के दांव पे लगा दिया। तो सोचने की विषय वस्तु ये है कि इनकी सोच कहाँ जा रही है। इंडिया को वो बेचना चाह रहे हैं कि या देश को बेचना चाह रहे हैं, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। अब भाई आपने दांव पे लगा दिया, आपने गठबंधन के नाम को, इंडिया के नाम को आपने दांव पे, जीत हार के दांव पे लगा दिया आपने बाजार में। आप चाहते हैं कि इंडिया को बेच दिया जाए भारत में, यही आप चाहते हैं ना। तो पहले तो ये मैं इस इंडिया जो इनका गठबंधन जो इनका नाम रखा गया है, मैं सबसे ज़्यादा इनका विरोध करता हूं और मुझे लगता है कि पुनः उनको एक बार विचार करना चाहिए कि इंडिया के नाम से अपने देश को वो बेचना चाहते हैं कि इंडिया के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं उनको इस बात से विरोध जताता हूँ। दूसरा प्रश्न आपने जो किया है कि NDA के लोग जो हैं गठबंधन में 2014 की बात कर लिया जाए NDA गठबंधन की, या 2019 की बात कर लिया जाए, तो जनता के बीच हम लोग जाने से पहले ही अपना चेहरा लेके जा रहे हैं। उनके पास तो चेहरा है ही नहीं। हम तो 2014 में भी जनता के बीच चेहरा लेके आए कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। जनता ने तय किया और जनता ने भारी बहुमत से 2014 में भी विजय दिलाया, 2019 में भी विजय दिलाया और 2024 में भी हम लोग उनके ही नेतृत्व में, उन्हीं के चेहरे के रूप में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से 2019 से भी बेहतर स्थिति हम लोग की लोकसभा में होगी। यही। लेकिन मनीष जी, कहीं ना कहीं भाजपा डरी तो है। महाराष्ट्र में देखा आपने, गेम कर दिया गया, 8 विधायक के साथ अजीत पवार तोड़ करके आ गए। बिहार में भी कहीं ना कहीं खेला करने की बात चल रही थी, तो कहीं ना कहीं भाजपा डरी तो है। देखिए, बिहार की बात आप महाराष्ट्र से कर रहे हैं तो तुलना कर रहे हैं, ये अलग परिस्थिति है। पहली चीज़ जान लीजिए, आप महाराष्ट्र में आप देखे होंगे कि बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद उनका अपना कुनबा बिखर गया, चाहे उनके भतीजे राज ठाकरे हों, चाहे उनका पुत्र उद्धव ठाकरे हों। जब वैचारिक रूप से वो टूट गए तो उनकी पार्टी भी टूट गई। सेम परिस्थिति शरद पवार जी के साथ भी हुई। आप चाहते हैं कि भाई आपके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनको मौका नहीं मिला, उस मौका का उन्होंने फ़ायदा उठाया और अपनी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ वो मिले और वो चाहते हैं कि ये जो देश विरोधी ताकतें एक साथ हो रही है उसके विरोध में वो निर्णय लेकर के नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का हाथ मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र की सरकार में वो आए, गठबंधन में आए। बिहार की बात कर लीजिए, नीतीश कुमार की बात करते हैं। नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं तो आप देख लीजिए कि भैया 23 तारीख को जो यहाँ बैठक हुई थी, लालू जी के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही चालाक और कुटिल नेतृत्व स्वभाव के हैं वो, और उन्होंने देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा, बड़े मजाक से उन्होंने कह दिया। राजनीति में कहा जाता है दूल्हा उसको बोला जाता है, कैंडिडेट को दूल्हा बोला जाता है। राजनीति में अगर आप आम लोगों के बीच की बात करेंगे तो दूल्हा कैंडिडेट को बोला जाता है। आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार जी के बगल में बैठ करके लालू यादव ने कहा कि भाई आप दूल्हा बनने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं,
आपकी मम्मी कहती है कि आप दूल्हा नहीं बनना चाहते हैं, आप दूल्हा बनिए, हम लोग बारात चलेंगे, मतलब आप प्रधानमंत्री के दावेदार बनिए और हम लोग आपके साथ हैं। आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं, महागठबंधन कर रही है बैठक, जिसके सर्वे सर्वा संयोजक के सपने देख रहे हैं नीतीश कुमार के राष्ट्रीय संयोजक बने गए, उनके बगल में बैठ के लालू यादव ने उनका विरोध किया कि भाई आपके नेतृत्व में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे चुनाव, हम लोग सब साथ देंगे, किसका, तो राहुल गांधी जी का साथ देंगे। तो इनका कुनबा खुद बिखरा हुआ है। आपने देखा होगा त्वरित नीतीश कुमार जी ने कॉन्फ्रेंस को ख़त्म किया, धन्यवाद किया उन्होंने। आप समझ रहे हो कि एक नेतृत्व समझता है कि ये लालू जी का क्या कहना है और क्या सोचते हैं आगे चल के। अभी बेंगलोर में भी इसका एक बैठक हुआ है, बैठक में भी देख लिए होंगे कि भाई बड़े सपने लेके नीतीश कुमार गए थे कि राष्ट्रीय संयोजक हो जाएंगे, कोई निर्णय नहीं हुआ। कुनबा बिखरा हुआ है। ममता बनर्जी का अपना एक सपना है, शरद पवार जी का अपना सपना है, उद्धव ठाकरे अलग सपना देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में यूपी के लड़के अलग सपना देख रहे हैं। तो पूरे महाराष्ट्र को आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, बंगाल को देख लीजिए, बिहार में हमारे युवराज तेजस्वी जी सपना देख रहे हैं कि भैया नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ लालच दे करके मंत्री यहाँ मुख्यमंत्री बन जाए। तो ये बेमेल गठबंधन है, इसमें कुछ होने जाने को नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि भाई सब भ्रष्टाचारी लोग मिलकर के एक संस्था बना लिए हैं ताकि एक मैसेज दे सके भारतवर्ष में कि हम लोग यूनाइट होकर के नरेंद्र मोदी जी का विरोध करेंगे। जनता सब जान रही है आप किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। एक सेवक का आप विरोध कर रहे हैं, एक चौकीदार का विरोध कर रहे हैं, तो ये विरोध जनता कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपने मनीष जी भ्रष्टाचारियों की बात की, सब भ्रष्टाचारी एक साथ हैं। अजीत पवार जब तक भाजपा में नहीं थे तब तक उनके ऊपर भी हजारों करोड़ के आरोप थे, ईडी उनके आगे पीछे घूमती थी। शामिल हो गए तो अब ईडी घूम नहीं रही है, तो भ्रष्टाचारी क्यों बीजेपी में जाके धुल जा रहे हैं? नहीं, ये आप ये गलत आप बोले। कोई भी लीगल प्रोसेस जो होता है अपने सिस्टम से वर्क करता है, चाहे वो आप अजीत पवार की बात कर ले, चाहे पी चिदम्बरम की बात कर ले, तेजस्वी यादव की बात कर ले आप, या नीतीश कुमार की बात कर ले। एक सिस्टम है। अब चाहे वो चिट फंड घोटाला में ममता बनर्जी के भतीजे की बात कर ले, एक प्रोसेस है, कानूनी कार्रवाई का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस पे काम चलता रहता है। आप किसके साथ जा रहे हैं, किसका स्वागत कर रहे हैं, जिस दिन ये तय हो जाएगा, जैसे अब मान लीजिए मैंने भ्रष्टाचार कहा, भाई लालू जी पे तो तय हो गई ना बात, वो तो जेल काट के आए हैं, तो भ्रष्ट है, उसमें कोई प्रश्न चिन्ह भी लगा हुआ है क्या? चिट फंड घोटाला के जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उसमें घोटाला का मतलब कोई शंका भी है क्या? तो भ्रष्ट लोग तो एक साथ हो ही रहे हैं। आप कंपेरिजन कर रहे हैं किसी ऐसे चीज़ों से जहां कंप्लीट डिसीजन नहीं हो पाया, जहां निर्णय हो गया, कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि भाई ये भ्रष्ट है, सजा दे दिया उनको। आप वहां कहाँ कंपेयर कर रहे हैं? ये कंपेयर गलत कंपेयर है। आखिरी प्रश्न होगा मनीष जी आपसे कि इंडिया का आखिर फेस कौन होगा? नीतीश कुमार कह रहे हैं हम नहीं, राहुल गांधी कह रहे हैं हम नहीं बनना चाहते, लेकिन बनना सब चाहते हैं। क्या लगता है आपको कौन फेस होगा? देखिए, राजनीति में जिनकी महत्वाकांक्षा ज़्यादा होती है तो अपनी बात वो नहीं रखते हैं कि भाई मैं ये सपना देख रहा हूँ कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, लेकिन अपने जो उनके आसपास के लोग हैं उनसे चर्चा करवाई जाती है कि भाई प्रधानमंत्री के दावेदार बढ़िया प्रधानमंत्री नीतीश कुमार, बढ़िया प्रधानमंत्री राहुल गांधी, यात्रा किया उन्होंने, लंबी यात्रा किया, दाढ़ी बढ़ाया उन्होंने। अब ये दाढ़ी बढ़ा करके जनता का क्या उन्होंने जीत लिया? कई फ़ोटो शूटिंग करवा करके, किसानों के बीच फ़ोटो शूटिंग करवा करके, और ये गरीबों पे हाथ ऐसे रख करके उन्होंने क्या साबित कर दिया कि मैं जनता के बीच हूँ? अरे भैया, एसी चैम्बर से अभी आप निकले हो, समय लगेगा। सामने ऐसा आदमी खड़ा है जो बचपन से लोगों के बीच संघर्ष किया है, लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है। नरेंद्र मोदी से आप तुलना कर रहे हैं नीतीश कुमार जी का और राहुल गांधी का? कोई ये बेमेल कंपैरिजन है, कोई कंपैरिजन नहीं है। मेरे ख्याल से ये कुनबा ही बिखर जाएगा आगे चल करके। इंडिया के नाम से जो इन्होंने बनाया, सबसे पहले तो मैंने शुरू में ही आपको विरोध किया है कि भाई इंडिया के नाम से किसी भी गठबंधन का नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उसको बाजार में दाव पे नहीं लगा सकते हैं, जीत हार के दाव पे। इंडिया हमारी मातृभूमि है, भारत हमारी मातृभूमि। ये तो वही कॉन्सेप्ट हो गया, अंग्रेजों वाले कॉन्सेप्ट हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी आए, लूटो खसोटो और निकल लो यहाँ से। तो ये गलत है। ये इनको पुनर्विचार करनी चाहिए कि गठबंधन का नाम इन्होंने इंडिया क्यों रखा है। जनता इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। इवन की जनता काफ़ी आक्रोश में है कि आपने इंडिया को सरेआम बाजार में जीत हार के दाव पे आपने लगा दिया है। तो सुना आपने किस तरीके से मनीष जी जो है हमारे साथ वो कह रहे थे
कि आगे आने वाले समय में पशुपति पारस की जो भूमिका है वो ठीक वैसे ही रहेगी। चिराग पासवान के ऊपर बात किया गया तो उन्होंने कहा कि भले ही दिखाते हो, जनाधार हो, लेकिन वोट बैंक में वो तब्दील होने में समय लगता है, जीतने में उसे समय लगता है। इंडिया के ऊपर बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये कुनबा बिखर जाएगा और तमाम जो है इसमें दल जो है वो कहीं ना कहीं खुद मंत्री बनने, प्रधानमंत्री पक्ष का जो है पद का चेहरा बनने के लिए लगे हुए हैं। तो आखिरकार सब भ्रष्टाचारी एक साथ आ गए नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जो देश का सेवक रहा है। तो इस तरीके से जब कार्य होंगे तो कभी भी विपक्ष एकजुट होने में सफल नहीं हो पाएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।